किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि आपदा घोषित। प्रमुख सचिव कृषि ने लिया फसलों की बर्बादी का जायजा। गन्ना विकास के लिए 17 करोड़ का अनुदान और नीम लेपित यूरिया के उत्पादन पर जोर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि को आपदा घोषित कर दिया है, जिससे किसानों को राहत मुहैया कराने में आसानी होगी। अब सरकार उन मृत कृषकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद देगी जिनकी फसलें बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई हैं। राहत कार्यों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने संबंधित जिलाधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर राहत कार्यों में जुट जाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव कृषि ने कन्नौज जनपद में पहुंचकर वर्षा और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया तथा अपने सामने क्रॉप कटिंग कराकर क्षति का आकलन किया और पीड़ित किसानों को राहत राशि की चेकें भी वितरित की। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों के बीमा दावों के भुगतान में तेजी लाने का निर्देश देते हुए पीड़ित किसानों को औपचारिकताएं पूरी करने से पहले ही बीमा राशि का 25% भुगतान कराने का निर्देश दिया। चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश शासन ने सघन गन्ना विकास कार्यक्रम के लिए 1700 लाख रुपए अनुदान के रूप में खर्च करने का निर्णय लिया है। गन्ना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आधारीय पौधशाला धारकों को क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान न देकर बीज वितरण पर अनुदान दिया जाएगा। शासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आधार पौधशाला के लिए 50 रुपया प्रति कुंतल की दर से 2 लाख कुंतल बीज वितरण किया जाएगा। इस कार्य पर लिए अनुमानतः कुल 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जैविक कृषि की ओर कदम बढ़ा रही केंद्र सरकार ने यूरिया उत्पादक कंपनियों को कम से कम 75% नीम लेपित यूरिया के उत्पादन का निर्देश देते हुए 100% नीम लेपित यूरिया के उत्पादन की छूट दे दी है। सरकार का यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होने के साथ साथ सरकार पर 6,500 करोड़ रुपए का सब्सिडी भार भी कम हो सकता है। साथ ही सरकार उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बंद पड़े उर्वरक बनाने वाले 5 बड़े संयंत्रों को पुनः शुरू करने और नए उर्वरक प्लांट लगाने की भी योजना बना रही है। इससे पहले उर्वरक कंपनियों को अपने कुल उत्पादन का केवल 35% ही नीम लेपित यूरिया बनाने की छूट थी। वर्तमान समय में देश में कुल 2.2 करोड़ टन यूरिया खाद का उत्पादन हो रहा है, जिसमें मात्र 20 से 25% यूरिया ही नीम लेपित है। और अब आइए एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। गेहूं मेरठ की मंडी में 1,550 रुपए, आगरा 1,530 रुपए, फैजाबाद 1,475 रुपए और उन्नाव 1,450 रुपए प्रति कुंतल। चावल मेरठ की मंडी में 2,810 रुपए, आगरा की मंडी में 2,010 रुपए, फैजाबाद में 2,060 रुपए और उन्नाव में 2,125 रुपए प्रति कुंतल। चने का भाव मेरठ की मंडी में 3,580 रुपए, आगरा में 3,690 रुपए, फैजाबाद में 3,670 रुपए और उन्नाव में 4,100 रुपए प्रति कुंतल रहा। और अब सब्जियों के भाव। आलू मेरठ की मंडी में 400 रुपए प्रति कुंतल, आगरा की मंडी में 410 रुपए, फैजाबाद में 600 रुपए और उन्नाव की मंडी में 425 रुपए प्रति कुंतल रहा। प्याज मेरठ की मंडी में 910 रुपए, आगरा की मंडी में 1,415 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1,575 रुपए और उन्नाव में 1,500 रुपए प्रति कुंतल रहा। बैगन मेरठ की मंडी में 900 रुपए, आगरा की मंडी में 750 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1,020 रुपए और उन्नाव में 1,500 रुपए प्रति कुंतल रहा। हरी मिर्च का भाव मेरठ की मंडी में 1,050 रुपए, आगरा की मंडी में 2,860 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1,725 रुपए और उन्नाव में 2,500 रुपए प्रति कुंतल रहा। टमाटर का भाव मेरठ की मंडी में 750 रुपए, आगरा की मंडी में 1,100 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1,050 रुपए और उन्नाव में 1,150 रुपए प्रति कुंतल रहा। लौकी मेरठ की मंडी में 700 रुपए,
आगरा की मंडी में 1230 रुपये, फैजाबाद की मंडी में 880 रुपये और उन्नाव की मंडी में 1125 रुपये प्रति कुंतल रहा। कद्दू का भाव मेरठ की मंडी में 300 रुपये, आगरा की मंडी में 800 रुपये, फैजाबाद की मंडी में 585 रुपये और उन्नाव की मंडी में 500 रुपये प्रति कुंतल रहा। और अब फलों के भाव। अनार का भाव मेरठ की मंडी में 5180 रुपये, आगरा की मंडी में 5460 रुपये, फैजाबाद की मंडी में 5760 रुपये और उन्नाव की मंडी में 6200 रुपये प्रति कुंतल रहा। सेब का भाव मेरठ की मंडी में 5200 रुपये, आगरा की मंडी में 6535 रुपये, फैजाबाद की मंडी में 6170 रुपये और उन्नाव की मंडी में 7200 रुपये प्रति कुंतल रहा। मौसमी मेरठ की मंडी में 1220 रुपये, आगरा की मंडी में 2650 रुपये, फैजाबाद की मंडी में 1820 रुपये और उन्नाव की मंडी में 2375 रुपये प्रति कुंतल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। कृषि समाचार के बाद कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, अपने इस कार्यक्रम के दौरान हम कोई समसामयिक विषय लेते हैं और उस विषय से संबंधित आपकी जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान अपने एक विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। तो आज के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है पशुपालन और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं पशुपालन निदेशालय लखनऊ के अपर निदेशक ग्रेड 1 डॉक्टर राजेश वासने जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी हम प्राप्त करेंगे, उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि हमारी सभी फोन लाइनें खुल चुकी हैं। आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। बहनों भाइयों, इसके लिए आप हमारे फोन नंबर नोट करें। हमारे फोन नंबर है 0522 22
88-698। दूसरा नंबर है 0522-22-05756। एक टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें, 1800-180-5233। बहनों भाइयों, जब भी आप हमें फोन करें तो आप अपनी टीवी की आवाज जरूर धीमी कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके। तो आइए रुख करते हैं अपने विषय की ओर और जानकारी प्राप्त करते हैं पशुपालन के बारे में। डॉक्टर साहब, इस बार जो बेमौसम बरसात हुई उसने हमारी फसलों को तो बहुत बर्बाद किया है और हमारे जो पशुधन को भी नुकसान हुआ है। तो किस तरह से हमारा पशुधन प्रभावित हुआ है और हमारे पशुपालक जो बहन भाई हैं उनकी चिंताएं किस तरह से दूर हो सकती हैं? सुनील जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो इस बार बेमौसम बरसात हुई और ओलावृष्टि हुई, इससे काफ़ी किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। उनकी फसलें नष्ट हुई हैं। फसलें नष्ट होने के साथ साथ पशुधन की भी हानि हुई। और जब पशुधन की हानि हुई है उसके साथ साथ ये भी है कि जब चारा नहीं मिलेगा, सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी तो चारा नहीं मिलेगा, तो चारे का भी बहुत हुआ है कि किस तरह से इनके चारे का प्रबंध किया जाए। तो उस विषय में भी हम लोगों ने बहुत प्रबंध किया है इस विषय में। और इसमें हम लोगों ने ये जो पशुपालन विभाग की तरफ से जो योजनाएं हैं, अगर किसी की पशु की हानि होती है तो हमारे यहाँ से उसका एक प्रस्ताव जाता है जिलाधिकारी को कि जो दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, गाय और महिष भैंस वगैरह हैं, तो उनको 16,400 रुपया प्रति पशु की हानि के हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, ये मुआवजा के रूप में दुधारू पशुओं को। इसी तरह से घोड़ा है और बैल है तो उनको अगर हानि होती है तो हम 15,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से देते हैं। दूसरी चीज ये है, अगर छोटे पशु हैं, बकरी है, भेड़ है, उनको हम 1650 रुपये के प्रति पशु के हिसाब से दिया जाता है। अगर मुर्गी वगैरह मरती हैं तो 37 रुपये प्रति मुर्गी के हिसाब से ये मुआवजे की धनराशि निर्धारित है। ये ऐसा है कि जो मुख्य पशु चिकित्साधिकारी होती हैं जनपदों में, उनके माध्यम से ये जो चीजें हैं वो चली जाती हैं जिलाधिकारी को, और वहां पर आपदा प्रबंधन कमेटी होती है जिलाधिकारी के यहाँ, वो अब उस कमेटी के द्वारा जिलाधिकारी को ये पावर होती है कि उस चीज को वो जो भी है मुआवजे की राशि और जो भी है वो वितरित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूंगा कि अगर हमारे किसी पशुपालक बहन भाई की पशुधन की हानि हुई है और वो मुआवजे के लिए अगर प्रार्थना पत्र देना चाहता है तो वो कहाँ संपर्क करे, वो किसके पास जाए? मुआवजे के लिए हमारे निकटतम पशु चिकित्सालय पर संपर्क करेगा और जो वहाँ के डॉक्टर हैं वो जिले पर हमारे मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को देते हैं। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी वहाँ पर इसको जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जो उनकी एक कमेटी होती है उसके द्वारा वो उसकी मुआवजा की धनराशि निर्धारित की जाती है। और इसकी पुष्टि के लिए वहाँ लोकल जो आप कहना चाहते हैं जो पुष्टि करनी होती है तो लोकल वहाँ स्टाफ होता है। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे फोन लाइन पर हैं, पवन जी मिर्जापुर से। हेलो। सुनील जी ने कहा, हमने पिछला एक प्रोग्राम किया था, युद्ध नहीं बुद्धि चाहिए। हेलो, आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही। मिनिस्टर सुन रहा उनका, आजाद शत्रु जी का। क्या लिच्छवी जब भी कोई अपने अब आप क्या जानना लेते हैं, किस तरह निर्णय लेते हैं? जी जी, क्या जानना चाहते हैं पवन जी? मिनी कामधेनु योजना के अंतर्गत मैं उसका लाभ लेना चाहता हूँ और कैसे मैं इसका लाभ ले सकता हूँ? जी जी, कामधेनु जो योजना चल रही है, देखिए ऐसा है, ये हमारे यहाँ पशुपालन में योजनाएं चल रही हैं, कामधेनु योजना और मिनी कामधेनु योजना। मिनी कामधेनु योजना 50 पशुओं की योजना होती है जिसमें 50 गाय या 50 भैंसें पाली जा सकती हैं। तो उसमें ये योजना 53 लाख रुपए की एक प्रोजेक्ट है पूरा, और इस प्रोजेक्ट में 25% धनराशि स्वयं की लगानी होती है और 75% धनराशि बैंक से ऋण लेना है जी। तो 39 लाख रुपए के करीब बैंक से ऋण लिया जाता है और जो बाकी की धनराशि है करीब 14 लाख रुपया वो जो है अपने पास से देनी पड़ती है। बड़े किसानों के लिए है? ये ऐसा है, बड़े किसानों के लिए भी पाल सकते हैं। किसान क्या है, देखिए कामधेनु योजना 100 जानवरों की है और मिनी कामधेनु योजना
50 जानवरों की है। तो इसमें बड़े ही किसान अक्सर पालते हैं और मिनी कामधेनु तो एवरेज किसान भी पाल सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसमें 2-3 चीजों की जो जरूरत पड़ती है, एक तो जमीन उनके पास पूरी होनी चाहिए। अगर जैसे मिनी कामधेनु की बात की गई है तो वहां पर उसको जमीन जो है जानवरों को रखने के अलावा 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब नंद स्वरूप मिश्र जी बाराबंकी से हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव बसोली पड़ता है। मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक भैंस है हमारी जी, तो वो भैंस जो है 3 महीने की तो गाभिन है और दूसरी उससे जो हम दूध लेते हैं तो पता नहीं क्या 15 दिन से क्या हो गया, दूध जो है हल्का सा लालपन हो जाता है रखने के बाद, और मैं जब छन्नी से छानिए तो उसमें लगता है कोई जो है खून जैसे छींटे जो है एकदम लच्छादार उसमें दिखाई पड़ते हैं। नंद किशोर जी, उसको आपको नजदीक के पशु चिकित्सालय पर जरूर दिखाना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसको एक थनैला रोग होता है। उस रोग से की बीमारी जो होती है कभी कभी वो लक्षण प्रदर्शित इसमें ऐसा है, जब दूध में कुछ खराबी आती है तो थनैला एक रोग होता है, उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आप निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करें, अपने पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से उसका इलाज जरूर करा लें, जिससे जो है ये बीमारी आगे ना बढ़े। डॉक्टर साहब आप कामधेनु योजना के बारे में बता रहे थे कि एक तो हमें जगह चाहिए। तो जगह हमने बता दी कि उसको जानवरों को रखने के अलावा, शेड रख के अलावा 1 एकड़ जमीन और उसको होनी चाहिए। साथ ही साथ उसके पास धनराशि जो मार्जिन मनी है, जो मैंने बताया 25% की, 52 लाख में 39 लाख का वो है ऋण है, तो 13 लाख रुपए करीब जो चाहिए उसको, वो उसके पास होना चाहिए, चाहे जिस रूप में हो, चाहे कैश के रूप में हो, चाहे एफडी के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो या किसी दूसरे की एफडी हो जी। तो वो उससे वो ले लेगा, करा करके ले लेंगे एफिडेविट करके। और इसके साथ साथ बैंक का कंसेंट होना चाहिए, जिस बैंक से ऋण ले रहा है तो वो बैंक देने के लिए ऋण को राजी हो। बस 3 चीजों की हमको आवश्यकता होती है, वो मिनी कामधेनु योजना का सफलतापूर्वक के संचालन कर सकता है। डॉक्टर साहब मैं एक बात जानना चाहूंगा, ग्रीष्म ऋतु आ गई है जी, तो ऐसे में बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो बीमारियों इससे पहले मैं ये प्रश्न करूं, राजकुमार जी उन्नाव से फोन लाइन पर हैं। हेलो जी सर। हाँ बताइए राजकुमार जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अरे हमारा वही फसल बर्बाद है, पशु के लिए वही चारे के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा जी? ऐसा है पवन कुमार जी, जैसा कि मैं अभी बताने जा रहा था कि जैसे पशुओं की जब मृत्यु हो गई है, तो पशुओं की मृत्यु के लिए हमारे अभी तक जो 44 जनपदों से जो रिकॉर्ड आए हुए हैं, करीब 138 पशु मरे हैं जी। उसी हिसाब से फसल भी नष्ट हुई है, तो हर जनपद में जितनी फसल नष्ट हुई है उसका जो लोकल रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसका सारा चीज का वो ब्यौरा लिया जा रहा है। और उसका क्या है, हमारे यहाँ उसका जो जिला आपदा प्रबंधन कमेटी होती है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, उसका सारा उसमें ब्यौरा जाएगा और उसका निर्णय लेकर के जिलाधिकारी उसका मुआवजा तय कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था की जा रही है? हाँ, चारे, पशुओं को चारे की, उनमें ये देखा जा रहा है कि जहां जिनके पास जितने भी पशु हैं उनको कितने भूसा चारे की व्यवस्था की आवश्यकता है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिकॉर्ड करके ये कमेटी में रखा जा रहा है और उनको जो भी मुआवजा तय होगा वो दिया जाएगा। अच्छा, जिलाधिकारी के माध्यम से। जिलाधिकारी के माध्यम। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा था कि जो रोग हो रहे हैं ग्रीष्मकालीन ऋतु में, रोग जो ज्यादा हो जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए कहा जाता है भाई टीकाकरण जरूर कराएं, तो टीकाकरण हमारे पशुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए सुनील जी, टीकाकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है पशुपालन में, क्योंकि ऐसा है कि जो पशु को रखता है, एक पशु अगर गाय हो, भैंस करीब 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की आ रही है, दूध देने वाली भैंस 8 से 10 लीटर की। इसी तरह से गाय की कीमत भी बहुत 60-70 हजार रुपये आती है, बहुत अच्छा, मतलब इसमें पैसा खर्चा होता है। ऐसी स्थिति में हमें पशु के बचाव के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। इसके लिए हमको चाहिए कि हमारे पशुपालक भाई समय से जो टीकाकरण किए जाते हैं उनको लगवाया जाए। 2 मुख्य तरह के टीकाकरण जो दुधारू पशुओं को लगाई जाती हैं, जैसे गला घोटू का टीका जिसको कहते हैं HS टीकाकरण, तो वो टीकाकरण हम लगवाते हैं बरसात से पूर्व। तो बरसात से पूर्व अभी हमारे विभाग की तरफ से हर जनपद में हमारे पशु चिकित्सालय के माध्यम से 15 अप्रैल से ये अभियान शुरू किया जा रहा है और ये 1 माह तक चलेगा। ऐसे जनपदों में लगा दिया जाएगा जहां पर बाढ़ की संभावनाएं रहती हैं, बाढ़ से पशुओं की मृत्यु होती है, उसको बाढ़ से पूर्व उन
जगह पर मुक्त ये गला घोंटू के लिए, गला घोंटू के लिए मुक्त है, वहां तो लगना ही है, बाकी और जगह भी लगाई जाए। अच्छा। 1 माह तो ये लगाया जाएगा और अगले प्रस्ताव है कि 15 मई से हम दूसरा जो बीमारी का टीकाकरण पशुओं को लगाना है वो है खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण। खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण 1.5 माह के लिए लगाएंगे, 15 मई से लेकर के 30 जून तक के लिए। और ये भी हमारे एक दर्शक फोन लाइन पे हैं, रविंद्र पांडे जी इलाहाबाद से। हेलो जी। हाँ जी रविंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं? जानकारी ये है सर कि मेरा करीब 35 एकड़ जमीन का जी फसल पूरा नष्ट हो गया है, उसके लिए कुछ सरकार से सहायता दिखा रहे थे टेलीविजन में। जी रविंद्र जी, आज तो हम लोग पशुधन की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब क्या जैसे रविंद्र जी अभी आपने बताया, जो भी आपकी फसल नष्ट हुई है उसका तो पूरा ब्यौरा जो है आपके जो लोकल वहाँ के वो हैं स्टाफ है, वो ब्यौरा लेकर के जिलाधिकारी को प्रस्तुत कर रहे हैं। और वहां पर मैंने बताया जिला आपदा प्रबंधन कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी ये तय करेगी कि किसका कितना नुकसान हुआ है, उसके आधार पर उसका मुआवजा तय किया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, अगर हमारे जो किसान भाई हैं इस तरह की समस्या है तो ये खुद भी जा सकते हैं? खुद भी जा सकते हैं, खुद भी मिल सकते हैं जिनकी भी समस्या ये है। अच्छा, जनपद के जो सक्षम अधिकारी हैं उनके पास जाकर अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, क्योंकि ये जिलाधिकारी को वहां पर जो भी है वो वहां के अध्यक्ष होते हैं उस समिति के, उनके पास ही अपनी समस्या रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे थे टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, तो ये निःशुल्क है क्या? निःशुल्क टीकाकरण निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें टीकाकरण में कोई पैसा नहीं लिया जाना है। जो मैंने बताया कि पहला गला घोटू का टीकाकरण होता है, दूसरा खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण है। ये एक ऐसा रोग है जिससे पशुओं की हालांकि मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन पशु की इस तरह का हो जाता है, पशु चल नहीं पाता, खाना नहीं खा पाता, उसके दूध देने पर मतलब एकदम से छाले पड़ जाते थनों पर, उसके जितने भी जो उत्पाद होते हैं उसके आवागमन पर भी रोक लग जाती है। तो इस तरह से पशु एक तरीके से उसके किसी प्रकार का उसका यूटिलाइज नहीं होता। तो इस तरह के इस रोग में हम टीकाकरण जरूर एक पूरे प्रदेश के रूप मतलब अभियान के रूप में चलाते हैं। अभी हमने गत 5-6 महीने पहले कराया था खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण। पूरे प्रदेश में करीब 4,55,00,000 जानवरों को टीकाकरण कराया। ये देखा गया कि किसी भी पशु को, इक्का दुक्का पशु को छोड़ करके कहीं किसी प्रकार की बीमारी का वो नहीं आया। मतलब इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। इसलिए मैं सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस तरह का टीकाकरण जब भी लगे विभाग से सब लोग उसको कायदे से लगवा लें, जिससे उनके जो पशु हैं, इतने कीमती पशु हैं, 1-1 लाख के 80-80 हजार रुपए की भैंस हैं, और ये उनको बचाया जा सकता है। वो टीकाकरण डॉक्टर साहब, अब भी हमारे कुछ पशुपालक बहन भाइयों की ये भ्रांति है कि टीकाकरण करवाएंगे तो हमारे दुधारू पशुओं का कम हो जाए, बुखार ना आ जाए, पशु और किसी तरह की समस्या से पीड़ित ना हो जाए। तो क्या ये भ्रांति है? ये भ्रांति ये ठीक नहीं है। टीकाकरण से ऐसा नहीं होता है। ये भ्रांति इसलिए भी है क्योंकि जब अगर पशु जैसे बीमार, कभी कोई दिक्कत आती है, जैसे बरसात होती है, पशु थकान हो जाता है, पशु को कोई परेशानी होती है, तो उसको ज्वर आ सकता है, उसको किसी प्रकार की तकलीफ दिखाई दे सकती है। टीकाकरण से तकलीफ नहीं होती है, वो तो एक यदा कदा कभी इस तरह का किसी अन्य कारण से हो सकती है, लेकिन टीकाकरण से ऐसा नहीं है। टीकाकरण से तो पूर्ण रूप से बचाव होता है। तो हम ये कहते हैं जो गला घोटू का टीकाकरण है और एक खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण है, दुधारू पशुओं को जरूर लगवा दें। और जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला जो टीकाकरण है, जो खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण, वो सभी पशुओं को लगाया जाता है। और गौवंशी, महेशवंशी, पड़वा, पड़िया सभी को लगना बहुत आवश्यक होता है। टीकाकरण वर्ष में 2 बार लगाया जाता है। एक तो ये आपका अभी लगाया जाएगा मई के महीने में, मई जून में। दूसरा टीकाकरण का अभियान अक्टूबर-नवंबर में कराया जाता है। तो पहला जो टीकाकरण कराया जाता है उससे करीब 8 महीने की प्रतिरोधक क्षमता होती है और उसके बाद जो टीकाकरण होगा उससे पूरे वर्ष की क्षमता हो जाती है। तो ऐसा ना करें कि एक बार लगवा लें, दूसरी बार ना लगाएं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात बहुत आवश्यक हो जाती है कि इधर बहुत हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ है फसल से भी, तो क्या पशुधन से कुछ इस तरह की उन्हें राहत मिल सकती है या वो कुछ इस तरह का कर सकते हैं जिससे आर्थिक रूप से उन्हें मदद मिले? जैसा कि मैंने बताया कि पशुधन से तो पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे, जैसे मिनी कामधेनु योजना चली, कामधेनु योजना चली, ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत अच्छा लाभ पशुपालक भाई
पा सकते और तत्काल इन्हें लाभ मिलता है। ये योजनाओं में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो ब्याज होगा, जो बैंक से ऋण लेंगे 5 वर्ष में जो ब्याज देना होगा 12% का, वो हमारी सरकार देगी। इसलिए 14 लाख रुपए, जैसे मिनी कामधेनु में बताया, 14 लाख रुपए का ब्याज बनता है 5 साल में, वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साहब आपने इतनी तरीके से इसी तरीके से जैसे मैंने कामधेनु बताया, वो 1 करोड़ 20 लाख की योजना है। डॉक्टर साहब इतनी उपयोगी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पशुपालन में इस समय हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।